हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे जेंडर रोल के बारे में और उसके पहले डिफरेंस बिटवीन जेंडर एंड सेक्स के बारे में हम लोग चर्चा किए थे। तो जो पिछला वीडियो था उस वीडियो में हमने ये कहा था कि जेंडर बायसनेस के बारे में, और जेंडर बायसनेस के बारे में बोलते हुए हमने ये बताया था कि डिफरेंशियल ट्रीटमेंट towards a particular sex, either male or female. बट यहां पर बात यह है कि डिफरेंशियल ट्रीटमेंट जो है, क्या वाकई ये ही जेंडर इनइक्वलिटी है? क्योंकि अगर दूसरे पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो डिफरेंशियल ट्रीटमेंट कहने का मतलब तो ये भी हो सकता है कि मान लीजिए अगर दो व्यक्ति हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, चाहे वो दो मेल ही क्यों ना हो, दो फीमेल ही क्यों ना हो, लेकिन अगर दोनों का अगर डिमांड अलग अलग है, नीड अलग अलग है, तो हम दोनों को डिफरेंट टाइप का ट्रीटमेंट देते हैं। तो ये भी तो डिफरेंशियल ट्रीटमेंट हुआ। तो क्या ये डिफरेंशियल ट्रीटमेंट जेंडर इनइक्वलिटी कहलाता है? नहीं। जेंडर इनइक्वलिटी कहने का मतलब है कि डिफरेंशियल ट्रीटमेंट तो होगा, लेकिन वो डिफरेंशियल ट्रीटमेंट किसी एक पार्टिकुलर प्रेजुडिस या किसी एक पार्टिकुलर टाइप के पूर्वाग्रह से ग्रसित होगा। कहने का मतलब है कि अगर दो व्यक्तियों के साथ हम किसी एक विषय वस्तु पर या किसी एक मैटर पर अपना विचार या कुछ अगर हम सामने वाले को दे रहे हैं, तो हम किसी एक पार्टिकुलर टाइप के पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर हम एक को दूसरे टाइप का ट्रीटमेंट और एक को दूसरे टाइप का ट्रीटमेंट करते हैं। तो यहां पर जो हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, किसी एक पार्टिकुलर पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कि हमको एक को ज्यादा देना है, एक को कम देना है, या एक किसी मुद्दों पर हमको किसी एक के साथ ऐसे व्यवहार करना है, किसी एक के साथ ऐसे व्यवहार करना है, ठीक है, तब हम यहां पर कहेंगे कि तब यहां पर हमको लैंगिक असमानता जो है वो दिख रही है। ठीक है नहीं? तो देखिए, डिफरेंशियल ट्रीटमेंट विथ ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रिजुडिस जो है, यहां पर लैंगिक असमानता का यहां पर असमानता का बात आता है। चाहे वो लैंगिक असमानता हो, चाहे वो समाज में किसी भी प्रकार का असमानता हो। ठीक है? तो समाज में किसी भी प्रकार का, जैसे लैंगिक असमानता की बात हम लोग बाद में करते हैं, थोड़ा सा हम लोग सामाजिक असमानता के बारे में बात करते हैं। सामाजिक असमानता, जैसे कि हम सब जानते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है कि देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, कम्युनिटी, रिलीजन एंड सेक्स। ठीक है कि नहीं? लीगली, रैशनली, लॉजिकली ये जो ट्रीटमेंट जो है किसी भी दो ह्यूमन बीइंग के बीच में, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो, चाहे वो किसी भी जेंडर का हो, ठीक है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, तो उसके आधार पर आप दो व्यक्तियों में कभी भी अलग अलग प्रकार का व्यवहार जो है किसी एक मुद्दे पर नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका ग्राउंड है, ये जो हमारा जो संविधान है या फिर हमारा ये जो नियम है, ये नियम किसके आधार पर है या किस बेसिस पर, इसका क्या बेसिस है भाई? तो भाई ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, ठीक है ना, इंसानियत का जो तकाजा है, उस तकाजे के आधार पर ये नियम बना है कि भाई कभी किसी भी दो व्यक्ति में इन सब एस्पेक्ट्स पर असमान रूप से व्यवहार नहीं करना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम बात करते हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल समाज में अगर हम बात करते हैं तो स्थिति बहुत गंभीर है। आज के जमाने में भी, आज टेक्नोलॉजिकल इतना डेवलपमेंट हो गया है, हम खुद भी बहुत ही एजुकेटेड हो गए हैं, लेकिन फिर भी समाज के अंदर ये असमानता जो है
वो व्याप्त है। ठीक है ना। ये असमानता सिर्फ इसी क्षेत्र में ही नहीं, धर्म के क्षेत्र में, आप जाति के क्षेत्र में, आप जेंडर के क्षेत्र में, सब जगह ये असमानता व्याप्त है। तो चूंकि हमारा ये जो पर्टिकुलर लेक्चर है वो जेंडर इनइक्वलिटी पे बेस्ड है, तो हम लोग जेंडर इनइक्वलिटी की ही बात करते हैं। तो जब हम दो इंडिविजुअल्स के साथ, मेल फीमेल के साथ किसी एक पर्टिकुलर विषय वस्तु पर या किसी एक पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन पर, ठीक है, या फिर किसी एक पर्टिकुलर विचार को अगर हमको देना हो, ठीक है, या कुछ सिखाना हो, तो अगर हम दोनों के साथ अलग अलग व्यवहार जो है करते हैं किसी एक खास प्रकार के पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर। अब यहाँ पर पूर्वाग्रह से ग्रसित होने का मतलब ये हुआ, ये पूर्वाग्रह इसलिए हुआ है क्योंकि देखिए इसके पहले वाले वीडियो में हमने ये कहा था कि भाई सेक्स के तौर पे हम लोग सिर्फ बायोलॉजिकली वी आर डिफरेंट एज ए मेल और एज ए फीमेल, लेकिन जहां तक हम जेंडर की बात करते हैं तो जेंडर में हमारा जो डिफरेंस है वो रोल के आधार पर हमारा डिफरेंस हो जाता है। मतलब सोसाइटी जो रोल आपको देती है एज ए इंडिविजुअल फॉर ए मेल, एज ए इंडिविजुअल आपको मेल बनाने के लिए सोसाइटी जो आपको रोल देती है, और फीमेल बनाने को सोसाइटी जो आपको रोल देती है। तो यहां पर ये जेंडर जो हुए वो दोनों अलग अलग हुए। ठीक है, बायोलॉजिकली तो हम लोग अलग हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये साइंटिफिकली और रैशनली ये जस्टिफाइड है। लेकिन क्या ये जो समाज में जो रोल हमको दिया जाता है, क्या ये रोल जस्टिफाइड है? पहला बात। और दूसरा कि इन दो लोगों के साथ हमारा जो ट्रीटमेंट होता है वो ट्रीटमेंट क्या जस्टिफाइड होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो जब ये डिफरेंशियल ट्रीटमेंट हम इस प्रकार के पूर्वाग्रह जो कि समाज हमको दिया हुआ रहता है उसके आधार पर अगर हम करते हैं तब हम कहते हैं कि ये सामाजिक असमानता है। क्योंकि अगर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर देखा जाए तो एक्सेप्ट बायोलॉजिकल डिफरेंस हमारा जो ट्रीटमेंट होना चाहिए वो इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। तो चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, यहाँ पर कहने का मतलब है, यहाँ पर कुछ एरियाज का हम वर्णन करेंगे। जैसे पहला आपको फैमिली, जैसे हो पहला आपका फैमिली कैसे एक पूर्वाग्रह के साथ लड़का और लड़की में भेद करता है। ठीक है, जैसे रिलीजन कैसे एक लड़का और लड़की में भेद करता है। जैसे पावर डिस्ट्रीब्यूशन, समाज जो है वो पावर डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब किसके हाथ में पावर रहेगा, ये मेल के हाथ में रहेगा या फीमेल के हाथ में रहेगा, ये जो डिसीजन लेता है समाज, तो इसमें भी जो है इसमें भी असमानता है। ठीक है, हमारा जो मैरिज सिस्टम है, डिफरेंट कम्युनिटी में जो मैरिज सिस्टम है, मैरिज सिस्टम में लड़का और लड़की के साथ क्या भेदभाव होता है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं थोड़ा फैमिली से। तो जैसे देखिए, इतने एजुकेटेड हो जाने के बावजूद भी अभी तो हम काफी प्रोग्रेसिव हो रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अगर सुदूर क्षेत्रों में चले जाते हैं या फिर इवन एजुकेटेड लोग भी अपनी फैमिली में लड़का और लड़की में भेद करते हैं। भाई पहला सोच तो ये है कि भाई लड़की जो है वो पराया धन होती है। ठीक है, लड़की को शादी के बाद जो है वो दूसरे के यहाँ चले जाना है। ठीक है, तो भाई लड़की में इन्वेस्टमेंट क्यों करना है? तो लड़की में उतना ही इन्वेस्ट कीजिए जितना कि आपको लगे कि हाँ इतना तक आई एम कैपेबल इनफ। लेकिन अगर लड़के की बात आ जाती है कि अगर लड़के में हमको इन्वेस्ट करना हो, लड़के में इन्वेस्ट करने का मतलब
चाहे उसके एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट करना हो, चाहे वो किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट जो है अगर आपको लड़के में करना है, तब हम बियॉन्ड आवर कैपेसिटी जाकर हम लड़कों में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है। और फैमिली में जैसे अनइक्वल ट्रीटमेंट करने का मतलब हुआ कि यहाँ पर रोल भी डिसाइड हो रहा है और अनइक्वल ट्रीटमेंट भी हो रहा है। जैसे ट्रीटमेंट हुआ, जैसे हम पिछले वीडियो में बताए थे, जैसे हाउस होल्ड वर्क में हम कभी भी, हाउस होल्ड वर्क इज नेसेसरी फॉर बोथ, फॉर मेल एज वेल एज फॉर फीमेल। सो इन चीजों को आज के जमाने में चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, दोनों को सिखाना जरूरी है। लेकिन हम एक पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर, और ये पूर्वाग्रह हमको कौन दिया है? हमारा ही फैमिली, हमारा ही सोसाइटी दिया है, और हमारा ही फैमिली, हमारा ही सोसाइटी में हम देखकर ये सीखे हैं। ठीक है कि हाउस होल्ड वर्क लड़के नहीं करेंगे भाई, लड़कियां करेंगी। तो यहां पर भी एक असमानता है कि भाई लड़कियां बोलती हैं कि भाई हाउस होल्ड, वाई वी शुड ओनली डू हाउस होल्ड वर्क। ठीक है, यहां पर ये बात है। अब ये बात दूसरी ये बात है कि घर में अगर कोई भी डिसीजन लेने का अगर पावर किसी के पास है, ठीक है, तो वो किसी के पास है भाई? गार्जियन के पास है, फादर के पास है, मदर के पास नहीं। ठीक है, तो ये सब जो असमानता फैमिली में हम देखते हैं, ठीक है ना, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, डिसीजन लेना हो या फिर किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट हो, तो कभी भी ये अपना कोई जो पूर्वाग्रह है, उस पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर इस टाइप का डिसीजन नहीं लेना चाहिए। ये जो भी डिसीजन होना चाहिए वो बहुत ही रैशनल और साइंटिफिक तरीके से होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे हम लोग बात करते हैं, जैसे हम बात करते हैं आपको मैरिज में क्या होता है कि मैरिज में जब शादी होती है, शादी के बाद लड़के के यहाँ लड़कियां आती हैं। ठीक है, और ये अगर हाउस वाइफ हो तो उसमें क्या होता है कि हाउस वाइफ हो और वर्किंग अगर हस्बैंड हो, तो वर्किंग हस्बैंड जो है वो कमा कर आपको घर में फाइनेंशियल सपोर्ट करता है, और उसके एवज में जो हाउस वाइफ होती है वो उनके बच्चों का केयर करती है, हाउस होल्ड वर्क करती है। कहने का मतलब है कि वो अपने हस्बैंड को उस प्रकार से ऑब्लाइज करती है, ठीक नहीं? लेकिन फिर भी हस्बैंड जो है वो कभी भी अपने समान उस पर्टिकुलर वाइफ को कभी ये दर्जा नहीं देता है कि जितना मेरा कंट्रीब्यूशन है फैमिली में, उतना कंट्रीब्यूशन वो वाइफ का या फिर वो पर्टिकुलर फीमेल जेंडर का नहीं है। ठीक है ना, ये होता है। ये मैरिज की बात हो गई। ठीक है, मैरिज के बाद अगर हम बात करते हैं रिलीजन की, ठीक है ना, तो रिलीजन में भी लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए अलग अलग पैमाने बने हुए हैं। पैमाने बनने का मतलब ये हुआ कि देखिए नियम जो है या फिर कुछ जो चीजें हैं जहां पर मेल डोमिनेंस को कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता हो, जहां पर मेल डोमिनेंस सोसाइटी को कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता हो, वहां पर सामाजिक समानता आपको दिखेगी। लेकिन जहां पर मेल डोमिनेंस को, मेल एग्जिस्टेंस को, मेल प्रायोरिटी को अगर फीमेल जो है वो चैलेंज देने लगे, तब वहां पर इनइक्वलिटी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो चाहे हम कानूनी तौर पर ये कहें कि वी ऑल आर इक्वल और देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ
कास्ट, क्रीड, कम्युनिटी, रिलीजन एंड सेक्स, लेकिन सामाजिक तौर पर ये असमानता व्याप्त है। तो ये हुई सामाजिक असमानता की, लैंगिक असमानता की बात। जो असमानता जो है वो सामाजिक असमानता का ही एक हिस्सा है, ठीक है। और देखिए तो ये आज की बात नहीं है, ये लैंगिक असमानता जो है वो आज की बात नहीं है। ये लैंगिक असमानता जो है ये बहुत पहले से हमारे समाज में चला आ रहा है। लेकिन जैसे जैसे लोग एजुकेटेड हो रहे हैं, जैसे जैसे लोग चीजों को समझ रहे हैं, जैसे जैसे लोग रैशनल हो रहे हैं, वैसे वैसे धीरे धीरे ये असमानता जो है वो खत्म हो रही है, ठीक है। सरकार भी इस तरीके से, मैं एक और ध्यान आपको दिलाना चाहता हूँ, एक और चीज पर ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि जैसे हमारे स्कूल के करिकुलम में भी लैंगिक असमानता का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। दो चीज और हम बात करेंगे, लैंग्वेज और मीडिया। लैंग्वेज और मीडिया का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है जेंडर इनइक्वलिटी को प्रमोट करने में, तो लैंग्वेज की जहां तक बात है, हम ज्यादा विस्तार से इस पर चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन लैंग्वेज की जहां तक बात है, हम करिकुलम की ही बात अगर करते हैं तो करिकुलम में आप, अभी तो ये चीज नहीं है, लेकिन डिफरेंट टाइप्स के टेक्स्ट बुक में सेक्सिस्ट लैंग्वेज का उपयोग करना या फिर एक पर्टिकुलर सेक्स के लिए एक पर्टिकुलर टाइप के काम का ही डिस्क्रिप्शन करना, ठीक है कि नहीं। जैसे अगर मैथ्स के किताबों में या फिर हम कोई भी एग्जाम्पल देते हैं या फिर क्लासरूम टीचिंग जब हम करते हैं, तो हमेशा जो लड़की का रोल असाइन किया हुआ रहता है, लड़की का जो काम, लड़कियां जो समाज में ट्रेडिशनली जो काम करती हैं, उसी टाइप का एग्जाम्पल देकर हम बच्चों को इन चीजों को समझाते हैं, ठीक है कि नहीं। जैसे लड़का का कभी भी हम एग्जाम्पल हाउस होल्ड वर्क के लिए नहीं देते हैं, और लड़की का कभी भी एग्जाम्पल हम आर्मी के लिए, एयरफोर्स के लिए और डिफरेंट टाइप के मेल डोमिनेटेड जॉब्स के लिए नहीं देते हैं, ठीक है। तो इस पर भी हमारा करिकुलम जो है, हमारे करिकुलम जो फ्रेम जो करते हैं, इस पर भी उन्होंने ध्यान दिया है, और धीरे धीरे सेक्सिस्ट लैंग्वेज को, और धीरे धीरे ये जो एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, ये जो एग्जाम्पल्स जो जेंडर इनइक्वलिटी को प्रमोट करते हैं, इन सब चीजों को धीरे धीरे हमारे करिकुलम से रिमूव किया जा रहा है, ठीक है। और एक बात हम बोल रहे थे, मीडिया की जो भूमिका है, मीडिया की भूमिका किसको, जेंडर इनइक्वलिटी को प्रमोट करने में। देखिए, जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट करने में भी मीडिया की भूमिका है, लेकिन जेंडर इनइक्वलिटी को भी प्रमोट करने में मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका है। और इस पर एक खास तरीके से ध्यान दिलाना हम चाहेंगे। जैसे ये हम एक किताब पढ़ रहे थे सोशियोलॉजी की, डेविड पॉपनॉय। उस किताब में ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से लिखा गया है कि जब फीमेल को सोसाइटी एक ह्यूमन बीइंग न समझकर ऑब्जेक्ट के तरीके से इस्तेमाल करने लगता है, तब ये जेंडर इनइक्वलिटी और बढ़ जाती है। जहां पर एक ह्यूमन को आप एक ऑब्जेक्ट के तरीके से पेश कर रहे हैं। आप देखिए, मीडिया जो है, मीडिया में जितने भी टाइप के एडवर्टीजमेंट हैं, मैक्सिमम फीमेल डोमिनेटेड है, लेकिन फीमेल डोमिनेटेड को एज ए ह्यूमन बीइंग और ह्यूमैनिटी के आधार पर उनको वहां पर प्रोडक्ट
उनको वहां पर पेश नहीं किया जाता है, बल्कि एक ऑब्जेक्ट के तौर पर वहां पर पेश किया जाता है। ठीक है। और जैसे आजकल की जो फिल्में हैं, फिल्मों में भी देखिए कि फिल्मों में भी जो मैक्सिमम फिल्में जो हैं वो मेल डोमिनेटेड फिल्में हैं। मैक्सिमम रोल जो है या फ्रंट लाइन पर या फिर टोटल जो मूवी है, वो टोटल मूवी जो है वो हीरो के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है या फिर विलेन के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है, और फीमेल जो है वो उसमें सपोर्टिंग एक्टर का काम करती है। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि जेंडर इनइक्वलिटी को प्रमोट करने में जहां पर रिलीजन, जहां पर फैमिली, जहां पर सोसाइटी ये जो रोल निभा रहा है, वहां पर ये मीडिया और हमारे जो सेक्सिस्ट लैंग्वेज का इस्तेमाल जो हम बुक में करते हैं, उनका भी एक भूमिका है। ठीक है। खैर, अब हम लोग थोड़ा सा जेंडर इक्विटी की बात करते हैं। जेंडर इक्विटी कहने का, जेंडर इक्विटी को भी समझने के लिए हम यहाँ पर डिफरेंशियल ट्रीटमेंट वर्ड का यूज करेंगे। ठीक है। तो डिफरेंशियल ट्रीटमेंट यहाँ पर अकॉर्डिंग टू नीड्स, जब हम दो व्यक्तियों के साथ अपना व्यवहार उनकी जरूरतों के अनुसार बदलते हैं, ठीक है, तो हम तब ये जेंडर इक्विटी हुआ। इसको इस तरीके से अगर हम समझते हैं कि मान लीजिए हम बच्चों को क्लास में पढ़ाते हैं और एक बच्चा जो है कमजोर है और एक बच्चा जो है पढ़ने में ठीक है, तो जो कमजोर बच्चा है उसकी नीड वहां पर ज्यादा है और जो अभी ठीक ठाक पोजीशन पर है उसकी नीड वहां पर थोड़ी कम है। तो मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो कमजोर बच्चा है उस पर हम ज्यादा ध्यान दें। ठीक है। तो जेंडर इक्विटी का कॉन्सेप्ट ये हुआ कि डिफरेंशियल ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ पर्टिकुलर जेंडर। तो यहां पर क्या हुआ, तो भाई तो जब ये असमानता है हमारे समाज में, बहुत ही लंबे समय से चली आ रही है, तो जेंडर इक्वालिटी को अचीव करने में जेंडर इक्विटी एक माध्यम है। जेंडर इक्विटी एक माध्यम है। जब तक कि जेंडर इक्विटी को अचीव नहीं किया जा सकता, जेंडर इक्वालिटी की कल्पना करना व्यर्थ होगा। तो जेंडर इक्विटी का मतलब हुआ कि जो फीमेल सोसाइटी जो एक लंबे दौर से मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में हमेशा सेकेंड क्लास सिटीजन के तौर पे उन लोगों के साथ व्यवहार हुआ है, तो उनको भी एक मुख्य धारा में लाने के लिए वो एक बैकअप उनको देना पड़ेगा। तब जाकर आप उसके साथ अगर इक्वल ट्रीटमेंट करते हैं विदाउट एनी प्रेजुडिस, तब यहां पर जेंडर इक्वलिटी के कॉन्सेप्ट को हम लोग सार्थक कर पाएंगे। तो जेंडर इक्विटी is a way to achieve gender equality. So today we have discussed about the concept of gender inequality. Then we have discussed about the concept of gender equity. So I hope कि जेंडर इनइक्वलिटी और जेंडर इक्विटी के बारे में आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, और इसके बारे में अगर आपके कोई अपने विचार हैं या कोई कमेंट है या सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या अगर आप इन पर चर्चा करना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप पर्सनली आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू ऑल।